तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर। हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट टॉपिक की। जैसे कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक का जो शुरुआत होती है ना, वो उसका फर्स्ट टॉपिक होता है बच्चों, नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जानना क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, जो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज का अनुमान करते हैं, हमारे पास कितने संसाधन हैं, और फिर उनका क्या करते हैं, ऑप्टिमम यूज करते हैं। जैसा मैंने कल इकोनॉमिक्स की परिभाषा बताई थी आप, कि हमारी वांट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो संसाधन होते हैं ना, वो सीमित होते हैं। तो उस सीमित संसाधनों में हम हमारी चाहत को पूरा करें, ये इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो सबसे पहले हम जाने तो सही कि हमारी जो संसाधन है या हमारी इनकम कितनी है। ये बात होगी, अगर किसी आदमी को सपोज करो, कोई आदमी अपनी जिंदगी में ग्रोथ करना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो पता तो करे कि आज की डेट में उसकी इनकम क्या है। एग्रीकल्चर से उसकी इनकम कितनी हो सकती है, या फिर कोई इंडस्ट्री में काम करता है या मजदूरी करता है, तो कुल मिला के उसकी इतनी कितनी इनकम है। तो ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ऐसे ही एक देश होता है, एक देश को अगर हम आज की स्थिति पता करें, तो सबसे पहले वो देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसकी राष्ट्रीय आय है। प्रोडक्शन तो हो गया, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी में। जब उसको है ना हम प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या होता है, इनकम हो जाती है। जैसे मान लो एक किसान है, मैं चाहता हूँ कि फार्मर की अगर जिंदगी हम सुधारना चाहते हैं, तो सपोज करो इसकी आज की डेट में 100 क्विंटल ये प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे कि इसका 1 लाख रुपए इनकम होगी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वह इसकी जिंदगी में और सुधार करे, तो ये क्या करे, किसी भी तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले एक अनुमान तो करें कि उस देश की स्थिति क्या है, उस देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने उसकी प्रोडक्शन से इनकम हो रही है। तो देश की जितनी प्रोडक्शन से इनकम होती है ना, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मैं बताऊं, आगे शुरू करना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले देखो, किसी राष्ट्र के उपलब्ध संसाधन जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके कुशलतम उपयोग, इन लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के बारे में पता लगने इन अवधारणा को अध्ययन किया जाता है। भाई जब आप देश को पता होगा कि उसके पास कितना इनकम है, तभी तो उसको आम जनता में उसका ना सदुपयोग कर पाएगा। कम इनकम होगी तो कम खर्च करेंगे, ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा खर्च करेंगे। एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, क्या, जीडीपी। तो ये जीडीपी क्या, राष्ट्रीय आय नापने का तरीका होता है। जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनडीपी होता है, एनएनपी होता है। तो बच्चों अब हम इन 4 चीजों के बारे में ढंग से समझेंगे, तब आप समझ जाओगे सारी बातें। सबसे पहले मैं इस क्लास का इसका आज का डिस्क्राइब करता हूं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नेशनल इनकम पे क्या क्या मापदंड है, मतलब किस प्रकार से नेशनल इनकम मेजर की जा सकती है। जैसे कि एक तो क्या होता है, जीडीपी होता है, एक क्या होता है, एनडीपी होता है, एक जीएनपी होता है, एक एनएनपी होता है। तो ये 4 इंडिकेटर होते हैं। इन 4 की क्या क्या परिभाषाएं हैं, इनका क्या मतलब होता है, फिर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कितनी ग्रोथ रेट होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भाई इंडिया की ग्रोथ रेट 7% है। अभी जो लेटेस्ट में है ना, एनएसओ का डेटा आया था, उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी बताई थी, उसमें 7% बताई थी। तो मतलब पिछले साल 100 रुपए इनकम थी, तो इस बार कितनी होगी, इस बार 107 होगी। ग्रोथ रेट का ये मतलब होता है। तो नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, और फिर इसके अलावा क्या जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, फिर जीडीपी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ऐसा दिन में अखबार में कोई दुनिया में ऐसी कोई न्यूज नहीं आती होगी जिस दिन ना जीडीपी की चर्चा नहीं होती हो देश में। सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है, जीडीपी होता है। तो जीडीपी क्या होता है, इंडिया की जीडीपी में क्या रैंक है पूरी दुनिया के स्तर पर। कई बार कहते हैं हम फिफ्थ इंडिया की जो जीडीपी की रैंक है 5th है दुनिया में। अभी लास्ट ईयर हमने क्या किया था, यूके को, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया था। इन सबके बारे में जानने के लिए मैं ना एक डायग्राम बनाऊंगा, आप भी अपने बुक में ऐसा कैसे बना लें। सबसे पहले तो जीडीपी, तो जीडीपी से आता है जीएनपी, और जीडीपी से आता है एनडीपी, और फिर एनएनपी। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जीडीपी होती है। आप लोगों ने डेली डे टू डे लाइफ में डेली सुना होगा, लेकिन शायद समझ नहीं पाते होंगे कि जीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रखती है, क्यों इतना चर्चाओं में आता है। हर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, विपक्ष वाले बोलते हैं नहीं जीडीपी में गिरावट आ रही है। तो जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको एक देसी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक किसान है, किसान एक फैमिली है, वो क्या है, फार्मर है, किसान है। तो बताओ एक किसान की क्या क्या इनकम हो सकती है बच्चों। एक किसान की हो सकती है, इसकी कोई जमीन होगी तो उसमें एग्रीकल्चर से इनकम हो सकती है। सपोज करो 100 रुपए है, ठीक है। हो सकता है कि इसकी कोई छोटी मोटी पापड़ बनाने की फैक्ट्री हो, या फिर सिलाई का कोई काम हो, छोटा मोटा हो सकता है। तो मान लो कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है इसके।
लघु एवं कुटीर उद्योग होता है ना गाँव में, वो भी हो सकती है। उससे मान लो इसकी इनकम है 50 रुपी। हो सकता है कि इनमें से ही एक इस किसान के परिवार में से उसका बेटा गवर्नमेंट जॉब में करता हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ हो, टीचर हो, कुछ भी हो सकता है। तो सर्विस सेक्टर आ जाएगी यहाँ पे बात। सर्विस सेक्टर मतलब टीचर है, डॉक्टर है, तो हो सकता है इससे इनकी इनकम सालाना 20 रुपए हो। तो अब मैं पूछूं कि इस परिवार की सालाना इनकम कितनी है, तो आप लोग कहोगे सर 200 रुपए। ऐसे दूसरा परिवार होगा, उसकी इनकम 150 हो सकती है। तो जब हम तुलना करेंगे कि कौन सा परिवार, हम कहते हैं पैसे वाला है, तो पैसे वाला का क्या मतलब है कि भाई उसकी इनकम ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही ये साल भर की अगर इसकी इनकम जोड़ ली हमने तो ये 200 रुपए आई। तो बच्चों ये जीडीपी होती है, बस यही जीडीपी होती है, ये इस परिवार की जीडीपी है। ऐसे ही कोई देश होता है, ये मैंने इंडिविजुअल बात कर ली इसकी। ऐसे ही मान लो देश है, ये कंट्री है। अभी जो कंट्री वो हो सकता है इंडिया का होगा तो इंडिया की जीडीपी, चाइना का होगा तो चाइना की जीडीपी। तो इस देश में भी क्या होगा, प्रोडक्शन होता है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में क्या होता है, वस्तुओं का पैदावार होती है। तो कुछ इसमें क्या होगा, हर साल क्या होगा, कुछ वस्तुओं का पैदावार होगी, कार का, मोटरसाइकिल का, जितने भी फ्रिज, टीवी वगैरह सबका है। ऐसे कुछ सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, बता रहा है, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट वगैरह, ये सब क्या सर्विस सेक्टर होता है। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है ना, ये प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इस प्रोडक्शन को जीडीपी कहते हैं। अब बताओ मुझे, इतनी कुछ दिक्कत है जीडीपी में? कुछ भी नहीं है। जीडीपी क्या, प्रोडक्शन है। साल भर में कितना उत्पादन हुआ, भाई उत्पादन से तो पैसा आएगा। अब वो उत्पादन को हम चाहे तो पैसे में बदल दें, भाई 100 किलो क्विंटल गेहूं पैदा हुए तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दें गेहूं के भाव से, तो हमारे पास इनकम आ जाएगी। तो जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी, वो देश में क्या होगा, इनकम उतनी ज्यादा है, उस देश में उतना है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो लोगों को रोजगार भी उतना ज्यादा मिलेगा। नहीं मिलेगा? समझ पा रहे हो आपको बात? इससे जीडीपी क्यों इंपॉर्टेंट है? जीडीपी क्या, उस देश की इनकम बताती है, उस देश में टोटल कितना इनकम हो रही है। अगर छोटी जीडीपी है तो उसमें कम इनकम हो रही है, तो वहां के लोग ज्यादा, इसी बात गरीब होंगे। वही बात मैंने कहा, दो फैमिली की तुलना कर लो आप। जिस किसान के पास जितनी ज्यादा जमीन होगी, उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होता है, तो उतना ही अमीर होता है। ऐसे देश की स्थिति है, जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी, वो देश का स्थिति उतनी बढ़िया होती है। तो यहां तक जीडीपी में कोई दिक्कत है क्या? तो जीडीपी की मैं एक परिभाषा बोलूंगा, किसी देश में, ये देश हो गया, देश में क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, और को भी कौन सा, अंतिम। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है बच्चों, किसी देश में उत्पादित, अब मैं दोबारा बता देता हूं, देश में, इसको राज्य भी कर सकते हैं, तो राज्य की जीडीपी हो जाएगी, इसको जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होती है, अभी हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो किसी देश में क्या हो, उत्पादित, प्रोडक्शन हो, प्रोड्यूस हो रही हो कोई, किसी देश में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं उत्पादित अंतिम, फाइनल गुड्स होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन। मैं उत्पादित फाइनल वस्तु, वस्तुओं का भी उत्पादन होता है और सेवाओं का भी होता है। तो किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एंड सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहता है, के मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहता है? ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, जवानी बच्चों। अब इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। देश हो गया, देश की जीडीपी होगी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन क्या होता है, एग्रीकल्चर में होता है, गेहूं का हो रहा है, चावल का हो रहा है। इंडस्ट्री में क्या होगा, मोटरसाइकिल हो रही है, कार हो रही है, कपड़े हो रहे हैं, और भी कई सारे निर्माण का काम हो रहा है, सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, स्टील का उत्पादन हो रहा है, जितनी फैक्ट्री बनने सारा उत्पादन आ जाएगा। तो वस्तुओं का भी उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का भी हो रहा है। तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, वो जीडीपी कहते हैं। अब मैं इसको एक एक करके बताऊंगा। उत्पादन कोई दिक्कत है क्या, प्रोडक्शन में कुछ नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड है क्या, फाइनल। फाइनल बच्चों इसलिए होता है, देखो क्या होता है, मान लो जीडीपी में क्या हुआ, एक किसान था, इसने क्या किया, 1 किलो गेहूं पैदा किया, ठीक है। गेहूं से इसने बनाया आटा, और आटा से बन गया ब्रेड। तो बताओ इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड है। अब मुझे इतना बता दो, ये तीन चीजें पैदा करी, तो ये आटे में गेहूं शामिल है नहीं है। अगर सपोज करो ये 20 रुपए किलो था, ये आटा 30 रुपए किलो है, और इसी आटे से 60 रुपए किलो का ब्रेड बन गया। तो मुझे बताओ, किसान ने ये तीन काम कर लिए, तो किसान ने क्या 90 रुपए पैदा किए कि 60 रुपए किए? मुझे इतना बता दो, क्योंकि ये ब्रेड तो बेचा नहीं ना इसने, ब्रेड से क्या बना लिया, आटा।
अभी आटे से क्या ब्रेड बनाया, तो फाइनल कितनी चीज बनी, 60 रुपए की बनी कि 90 रुपए की बनी, 60 रुपए की बनी। तो इसलिए क्या होता है बच्चों, जितने भी फाइनल गुड को गिनते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड होती है ना बीच वाली, वो क्या फाइनल वस्तु में उनकी कीमतें अपने आप शामिल हो जाती है। अब मैं कहूं कि किसान ने क्या 90 रुपए का माल पैदा किया कि 60 रुपए का किया, तो सर आप कहोगे 60 रुपए का किया, ये गेहूं तो इसी में शामिल हो गया, अपने आटा भी इसी में शामिल हो गया, इसने बेचा तो कितना है, केवल 60 रुपए तो इनकम हुई इसकी। ये थोड़ी कि तुम कहते हो किसान ने 90 रुपए की इनकम करी, नहीं करी ना। तो इसलिए कहते हैं फाइनल जो अंतिम वस्तु और सेवा होती है, इससे क्या होता है, डुप्लीसिटी रुक जाती है, आंकड़ों का जो दोहरीकरण होता है ना। अगर मान लो हम 3 चीजों को गिन लें, तो देखने में तो क्या लग रहा है कि 90 रुपए इनकम है या जीडीपी है फार्मर की, पर 90 है क्या, इसको तो लास्ट में यही मिला ना 60 रुपए। ये सब तो क्या होगी, इसी में शामिल होगी। वही बात है, कार बना रहे हैं, कार की कीमत 6 लाख रुपए है, तो इसमें टायर भी बने होंगे, टायर की कीमत मान लो 10,000 रुपए, तो टायर की कीमत तो कार की कीमत में शामिल है ना अपने आप से ही। टायर का अलग से थोड़ी प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन टायर का जो अलग से वैल्यू थोड़ी है, वो कोई बिका थोड़ी है माल बाजार में। माल तो क्या बिक रहा है, कार बिक रहा है, तो कार में टायर की कीमत तो अपने आप शामिल होगी। तो फाइनल गुड जो होती है ना, उसमें जो मध्यवर्ती गुड होती है, उसकी कीमत अपने आप ही शामिल हो जाती है। इसलिए जीडीपी की जब हम गणना करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट गुड होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, जो का फाइनल उपयोग नहीं होता लेकिन वो किसी और चीज के उत्पादन में काम आती है, ऐसी वस्तुओं को नहीं गिनते ताकि डेटा का डुप्लीकेशन नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारे शब्द क्या था, देश में उत्पादित अंतिम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू। अब ये एक और चीज इंपोर्टेंट है, मॉनेटरी वैल्यू। वही मैं किसान के पास से जानना चाहूंगा कि किसान ने मान लो 100 किलो गेहूं पैदा किया, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 किलो जीडीपी है। जीडीपी हमेशा पैसे के रूप में मापी जाती है, तो फिर कैसे नापेंगे, तो सर इसका भाव देख लो, 100 किलो गेहूं पैदा किया तो भाव मान लो अगर 2,000 रुपए है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए क्या हो जाएगी, इसकी जीडीपी हो जाएगी। तो जीडीपी हमेशा पैसे के रूप में गिनी जाती है, ना कि किसके रूप में, वो प्रोडक्शन के रूप में या क्वांटिटी के रूप में। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं भारत में की जीडीपी कितनी है, 2 लाख मोटरसाइकिल है, नहीं, वो मोटरसाइकिल की कीमत पैसे में बदलो, कार की भी पैसे में बदलो, या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सबकी वैल्यू क्या होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो मॉनेटरी वैल्यू को ही हम जीडीपी कहते हैं। ऐसा नहीं कि 100 क्विंटल जीडीपी है, ऐसा नहीं कहेंगे, उसको पैसे में बदलेंगे मॉनेटरी वैल्यू, और फिर उसको जीडीपी कहते हैं। समझ में आ गया जीडीपी की परिभाषा। आज के बाद कोई समस्या, तो क्या बात हुई, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को, मॉनेटरी वैल्यू को क्या कहते हैं, जीडीपी कहता है। अब मुझे बताओ, जीडीपी जिस देश के ज्यादा, वो देश पैसे वाला कि गरीब, बताओ भाई। जीडीपी ज्यादा क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब वहां इनकम ज्यादा है। वही एक किसान के खेत में 100 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहा है, एक कीमत 200 हो रहा है, तो 200 क्विंटल पैदा वाला किसान क्या होगा, अमीर होगा। तो इसे जिस देश की जीडीपी जितनी बड़ी होगी वो देश उतना ही अमीर होगा। अमेरिका की दुनिया में क्यों धाक है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी, जब से जीडीपी की गणना स्टार्ट हुई है दुनिया में, लगभग 1870 के आसपास से, पिछले 150 साल से अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है, और इंडिया की जीडीपी से लगभग 6 गुना बड़ी है। तो सोचो वहां यहाँ से 6 गुना ज्यादा पैसा और इनकम है, मतलब वहां उन लोगों की, तो इसलिए वो लोग पैसे वाले हैं। अब ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात मैं यहाँ पर आऊं, अगर मान लो नियत कम है तो सर क्या करें, जैसे चाइना भी एक जमाने में बहुत गरीब हुआ करता था, तो क्या कर रहे हैं, तो फिर इस जीडीपी को बढ़ाओ। मान लो किसी किसान की इस साल 100 रुपए की जीडीपी थी, इनकम थी, तो अगले साल क्या करो, उसको और तेजी से बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, तो 110 रुपए, फिर और अगले साल 10-12% जितना भी बढ़ सकता है उससे बढ़ाओ। तो जिस देश में ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वो देश तरक्की करेगा नहीं करेगा। भाई अगर इंडिया को अमेरिका से मुकाबला करना है, तो अमेरिका की ग्रोथ रेट कम हो, इंडिया की ज्यादा हो। इसलिए चाइना कैसा अमीर बना, चाइना ने 1980 के बाद से पूरी दुनिया में जहां 2-3-4% ग्रोथ रेट होती थी, चाइना की ग्रोथ रेट लगभग 9-10% रही है पिछले 40 साल से रेगुलर। इसलिए उसकी जीडीपी तेजी से बढ़ी, और आज के डेट में वो अमेरिका के बाद दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, और हम रह गए पीछे। हमारी भी तेजी से बढ़ी है, लेकिन हम फिर भी क्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी, और हम है 5th इकोनॉमी। इसलिए हमेशा आप देखोगे अखबारों में आता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी होगी, तो वो ग्रोथ रेट कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देश को आगे बढ़ाना है, पैसे वाला बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको तेजी से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नए नए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, नए नए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उससे 2 बातें होती है, एक तो नेशनल इनकम बढ़ जाती है, और दूसरा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा लोगों को रोजगार उतना ही मिलेगा। तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, उससे क्या होगा, गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो गरीबी बेरोजगारी दूर हटाने का एक ही तरीका है जीडीपी को तेजी से बढ़ाने का, जिससे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, नए नए फैक्ट्री लगेगी, और उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये है बात जीडीपी की, इसलिए जीडीपी का खेल इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीडीपी की परिभाषा समझ में आ गई हो, तो फिर हम आगे चलते हैं। हम यहां से बच्चों, ये इंट्रोडक्शन बात हो गई थी। अब मैंने आपको जीडीपी की परिभाषा बता दी।
पर जीडीपी की एक खास बात मैंने एक बताया था आपको कि जीडीपी किसे कहते हैं कि किसी देश की ज्योग्राफिकल सीमा के भीतर, ये इंडिया है, ये इंडिया के जो भौगोलिक सीमा है ना, बाउंड्री, ज्योग्राफिक बाउंड्री, इसके भीतर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी कहलाता है। अब सपोज करो श्रीलंका की एक हीरोइन है, क्या नाम है, जैकलीन फर्नांडिस, वो मुंबई में काम करती है, तो सेवा कर रही है और सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, एक्टिंग कर रही है, तो सर्विस कुछ पैसा इनकम करेगी, तो बताओ जीडीपी में आएगा नहीं आएगा? बताओ, जीडीपी में आएगा। क्यों? जीडीपी की क्या परिभाषा कहती है? जीडीपी की परिभाषा कहती है कि देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है देश के भीतर, वो चाहे कोई भी करे, यहां पे सिटीजनशिप मायने नहीं रखती। अमेरिका का आदमी पुणे में रहकर कोई काम कर रहा है, मुंबई में कोई काम कर रहा है, तो वो भी यहाँ के जीडीपी में योगदान दे रहा है। तो जीडीपी में क्या हो गया? पहली बात, जीडीपी में किसी देश की सिटीजनशिप नहीं देखी जाती, उस देश की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना, जैसे इंडिया की बाउंड्री है, भारत के बीच सीमा के भीतर जो भी प्रोडक्शन करेगा वो सब जीडीपी में गिनती होगी। तो फिर अगर सर ऐसा हो कि हम केवल इंडियन द्वारा प्रोडक्शन को नापे, तो क्या तरीका उसका? तो क्या तरीका? जो इंडिया में पैसा कमाया, जैकलिन ने इंडिया में कमाया, उसको हटाओ, और इंडियन ने फॉरेन में कमाया उसको जोड़ो। है नहीं बात? जैसा कि मैं बताऊं एग्जांपल, यूएस, यहां पे इंडियन लोग काम कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में काम कर रहा है कोई सर्विस सेक्टर में, माइक्रोसॉफ्ट में, ये इंडिया है। इंडिया में भी हो सकता है मुंबई में कोई फॉरेनर काम कर रहा हूं। अब मैंने क्या कहा, जीडीपी का सिंपल मतलब क्या है? जो उस देश की डोमेस्टिक बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है। तो बताओ, ये इंडियन यहां काम कर रहा है, तो ये कहां की जीडीपी में गणना होगी इसकी इनकम की? एक भारतीय कैलिफोर्निया में जाकर काम कर रहा है, तो कौन से देश की जीडीपी में गणना होगी? तो सर वो तो वहां अमेरिका में काम कर रहा है, तो अमेरिका की जीडीपी में गणना होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर ये जैकलिन फर्नांडिस इंडिया में काम कर रही है, तो इस कहां की जीडीपी में इसकी इनकम होगी? तो ये इंडिया में काम करती है, तो इंडिया की जीडीपी में गणना होगी। कुछ तरीका ऐसा है क्या कि जिससे ये पता चल जाए कि नहीं फॉरेनर का नहीं, केवल इंडियन द्वारा कितनी कमाई होती है? तो हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जैकलिन ने जो कमाया इसको हटा दो, और जो इंडियन ने यहां अमेरिका में कमाया उसको जोड़ दो। तो इससे क्या पता चल जाएगा? इससे पता चल जाएगा कि इंडियन द्वारा कितनी कमाई की गई। तो उसको क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैं फिर बता दूं, जीडीपी है ना, ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करती है, ये सिटीजनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, और जो जीएनपी होता है ना, वो इंडियन द्वारा कितना हुआ, मतलब भारतीयों द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया। अब भारतीय अमेरिका में करे तो गिनेंगे, भारतीय चाइना में करे तो गिनेंगे, ऐसे कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है तो वो नहीं गिनेंगे क्योंकि वो इंडियन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो ये काम करेंगे कि इसमें जो विदेश से अर्जित शुद्ध आई है ना, उसको घटा दो। इंडियन ने कुछ काम किया होगा यहाँ पे, इसने कुछ कमाया तो उसको जोड़ दो, और ये जैकलिन ने यहाँ कुछ कमाया होगा उसको हटा दो। तो इसको क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एनएफआई एक टेक्निकल शब्द होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से या विदेशों द्वारा जितने भी कमाई हो रही है ना, उस सबको क्या करो? कटपीट कर दो। समझ के बात को? इंडियन ने जो कमाया वो जोड़ दो, और फॉरेन ने यहां कमाया वो हटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीएनपी आ जाएगा। समझे नहीं समझे? बोलो। समझे समझे? यहां तो कोई दिक्कत है क्या? विदेश से सूचित अर्जित जो शुद्ध आई है उसको हम जोड़ देंगे। तो मैं ये कह दूं क्या? तो जो जीएनपी बराबर क्या होता है? देखो बच्चों, अभी परेशान नहीं होना, धीरे धीरे 3-4 बार और बताएंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी और चीजें। जीएनपी में क्या हुआ? जीडीपी तो है सही, इसमें क्या घटाओ? क्या घटाओ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जितने भी कमाई हो रही है सब हटा दो। तो क्या जोड़ दो? तो विदेशों ने जो कमाया, मतलब इंडियन ने जो विदेश में कमाया वो जोड़ दो। तो एक तरह से मैं कह दूं, जो इंडियन कमा के बेचते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, और एक इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैकलिन ने यहाँ कमाया उसको हटा दूं, क्या ये हटा दूं, तो क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जीएनपी और जीडीपी में से बड़ा कौन होगा? बताओ, सोचो। तो इसकी तीनों स्थिति हो सकती है। जीडीपी जीएनपी से बड़ा हो सकता है, जीडीपी जीएनपी से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। क्यों? अगर सपोज करो, मान लो ये इंडियन ने 100 रुपए कमाए थे, जैकलिन ने 100 कमाए, तो 100 जुड़ गए, 100 हट गए, तो कितना हो गया? 0 हो गया। हुआ नहीं हुआ? यह हो सकता है इंडियन ने ज्यादा कमाया हो तो हमारे इंडिया में ज्यादा पैसा आएगा, और इसने जैकलिन ने कम कमाया हो तो जीडीपी जो जीएनपी होगी ना वो बड़ी हो जाएगी जीडीपी से। और अगर ये जैकलिन यहाँ इंडिया में ज्यादा कमा रही है तो ये बड़ी हो जाएगी, तो ये छोटी हो जाएगी। और एक बात बताऊं, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, 2 तरह की इकोनॉमी होती है दुनिया में। यहां तक समझ में आएगा तो हम बात आगे करेंगे।
इकोनॉमी सिंपल दो तरह से होता है ट्रांजेक्शन। एक होती है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है क्लोज्ड। ओपन अर्थव्यवस्था क्या है, यहां से अमेरिका में चल गया, जाके काम कर लिया, वहां निवेश कर दिया, मतलब एक देश से दूसरा देश लेन देन करता है। यहां से अमेरिका में चीन भेज दी, इंडिया से यूएसए चल गया, यूएसए से इंडिया में आ गया। तो जब जब दो इकोनॉमी के बीच में है ना वस्तु सेवाओं का लेन देन होता है, यहाँ से अमेरिका में कुछ चीज बेच दी, कुछ यह बेच दी, तो ऐसे इकोनॉमी को क्या कहते हैं, ओपन इकोनॉमी कहते हैं, खुली है, मतलब वस्तुओं सेवाओं का आवागमन फुल होता है। एक होती है बंद इकोनॉमी। बंद इकोनॉमी होती है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को अलाउड नहीं करती, बस हम तो अपने अपनी दुनिया में मसरूम। जैसे नॉर्थ कोरिया मोटा मोटी एक बंद इकोनॉमी मानी जा सकती है, वो किसी के साथ ट्रेड नहीं करता, किसी से लेन देन नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है। तो बताओ बंद इकोनॉमी में जीडीपी बराबर जीएनपी होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा? होगा, क्यों? ना तो विदेश से कोई यहाँ काम करने आ रहा, नहीं यहाँ से कोई विदेश में काम करने जा रहा। जब दोनों स्थिति नहीं है तो कोई इनकम ही नहीं होगी, दोनों जीरो हो जाएगी, तो जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर जीडीपी होगा नहीं होगा? बताओ, ये विदेश से हट जाए जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी बंद इकोनॉमी में? बंद इकोनॉमी में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता। बंद इकोनॉमी ऐसा नहीं कि यहाँ से जेगलिन श्रीलंका से इंडिया में काम करने आ गई, ऐसा नहीं आने देता वो लोग, तो बंद है बस अपना अपना मस्ती में मस्त, ना अपन को बाहर जाना ना बाहर से यहाँ आना। तो बताओ मजा आया नहीं आया? हो गया दो चीजें, जीडीपी से जीएनपी पहुंच गए हम। ये डायग्राम याद रखना, पूरा खेल इसी का है। तो फिर जीडीपी से एनडीपी समझ लो। देखो ग्रोस का मतलब समझ के, ग्रोस नेशनल, डोमेस्टिक का मतलब समझ गए होंगे, नेशनल का मतलब समझ गए होंगे। इन दो चीजों में एक ही चीज का अंतर है, डोमेस्टिक और नेशनल। नेशनल का मतलब आता था सिटीजन, भारतीय नागरिकों द्वारा किया गया प्रोडक्शन, और डोमेस्टिक का मतलब आता है तो डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भारत में जो जितनी भी ज्योग्राफी है ना, जो क्या कहते हैं, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, या भारत की सीमा से लगा जो समुद्र तट होता है उसमें भी भारत का मालिकाना हक होता है, या भारत में कोई जहाज चल रहा है समुद्र में लेकिन मालिक तो एक तरह से भारत की ज्योग्राफी मानी जाती है वो, या इंडियन एम्बेसी फॉरेन में होती है। देखो बच्चों, एक कंसेप्ट समझ लो एम्बेसी का। ये इंडिया की एम्बेसी है, क्या कहते हैं, अमेरिका में, वहां से खत्म हो गए। तो बच्चों जो एम्बेसियां होती है ना, ये उस देश की प्रॉपर्टी मानी जाती है, उस देश की ज्योग्राफी में मानी जाती है। ये एक तरह से क्या है, अमेरिका में, लेकिन ये इसका मालिक कौन है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये इंडियन की प्रॉपर्टी है। इवन ये नियम है जेनेवा कन्वेंशन, आप लोगों ने सुना होगा। तो अगर यहाँ पे है ना जो एम्बेसी है, एम्बेसी में लोकल पुलिस नहीं घुस सकती, आप मर्डर करके चल जाओ एम्बेसी के भीतर तो कोई पुलिस की दम नहीं कि वहां चल जाए। क्यों? क्योंकि फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है, उस सामने जो देश है ना उसकी टेरिटरी मानी जाती है। ये क्या इंडिया की टेरिटरी है, इसमें अगर कोई आदमी बैठा है तो यहाँ की पुलिस जाके उसको छेड़ नहीं कर सकती बिल्कुल भी, चाहे मर्डर करके चल जाओ। तो इसलिए जो फॉरेन की एम्बेसी वगैरह होती है वो एम्बेसी संबंधित देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री मानी जाती है। तो यहाँ कोई प्रोडक्शन हुआ तो वो जीडीपी में करना होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही है। समझ के बात यहां तक? तो आप डी और एन का मतलब समझ गए, डोमेस्टिक और नेशनल का। तो एक शब्द और समझ लो एन का। एक तो होता है ग्रोस, एक होता है नेट। ग्रोस नेट में आप हमेशा जानते होंगे, जिनके में गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं सबको पता है, ग्रोस सैलरी होती है, कुछ कटपेट करके तो फिर क्या होती है, नेट सैलरी आती है। मतलब नेट ग्रोस से हमेशा कुछ घटाओ तो नेट आती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो बच्चों, पूरी दुनिया में जब प्रोडक्शन होगा, सपोज करो ये टाटा की एक फैक्ट्री है, तो इसमें कोई मशीन लग रही है, ये 1 करोड़ रुपए की मशीन थी। अब इस मशीन ने क्या किया, मोटरसाइकिल बनाई। तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान वो मशीन में की घिसाई होती नहीं होती। एक साल बाद क्या मशीन की कीमत 1 करोड़ रहेगी क्या? इस मशीन ने मान लो सपोज करो 20 लाख रुपए की पैदा करी, पर क्या 1 साल बाद भी इस मशीन की भी वैल्यू 1 करोड़ रुपए रहेगी क्या? तो आपको नहीं रहेगी, वो घिसेगी। तो ऐसे उत्पादन के प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, वस्तुओं की जो है ना वो कुछ उसके वैल्यू में कमी आती है, घिसाई होती है। तो उस घिसाई को अगर एडजस्ट कर दे हम तो क्या आ जाएगा, फिर उसको कहेंगे नेट। भाई एक तरह से इसने है ना, इससे पैदा तो 20 लाख रुपए करे, लेकिन इस मशीन की वैल्यू 2 लाख रुपए कम होगी ना, तो ओवरऑल में कहूंगा वैल्यू कितनी इनकम दी इसने, तो 18 लाख रुपए दी नहीं दी, बताओ। तो जब प्रोडक्शन के दौरान जो मशीन होती है, जो वस्तुएं होती है, जैसे आप कार से प्रोडक्शन कर रहे हो, कार आपने किसने लगा दी, स्विगी में उसमें लगा दी, स्विगी में क्या ओला में लगा दी, तो क्या उस कार की वैल्यू वही रहेगी क्या? मैं कार में आपको 2 लाख रुपए कमा के दी 1 साल में, पर कार की वैल्यू तो घट गई ना। तो जब वो कार की घटी हुई वैल्यू को अपने एडजस्ट करेंगे तभी तो बता पाएंगे नेट इतना कमाया मैंने 1 साल में। तो जब नेट कमाया तो ग्रोथ से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डेप्रिसिएशन कहते हैं उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, अवमूल्यन, मुद्रा ह्रास होता है, वैल्यू का ह्रास होता है, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उसको एनडीपी कहते हैं। समझ के बाद यहां तक। अब एनडीपी से एनएनपी पे जाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डी से एन तो जाना आपको आता है। इस एनडीपी में क्या जोड़ दो, नेट पे इनकम जोड़ दो, तो आप यहां पहुंच जाओगे।
ऐसे ही जीएनपी से मान लो एनएनपी जाना, तो आप जानते हो जी से एन जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है। तो ये चार चीजें समझ में आ गई क्या? तो नेशनल इनकम के चार मापदंड होते हैं बच्चों, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। इन चारों की गणना होती है, कुछ ज्यादा कुछ कम। और जो भारत में इन चारों में से है ना, जो एनएनपी है, क्या है एनएनपी, इस एनएनपी को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, मतलब पूरे भारत की इनकम यही है, पूरे देश की इनकम कितनी, क्या है एनएनपी। तो इस एनएनपी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी नहीं है, फेमस जीडीपी है। नेशनल इनकम को नापने का सबसे फेमस तरीका क्या है? जीडीपी होता है, और उसी को ज्यादा पढ़ते हैं। पर जीडीपी में क्या होता है? एक तो विदेश से अर्जित आय नहीं होती। कोई मान लो इंडियन ने अमेरिकन काम करके पैसा यहाँ भेजा, तो पैसा तो इंडिया में आ रहा है ना, तो हमारी इनकम में जुड़ना चाहिए। ऐसे ही इसमें क्या हो गया, ये मूल्यह्रास को भी नहीं जोड़ा, जबकि मूल्यह्रास एक्चुअल प्रोडक्शन बताता है। तो इसलिए जो नेशनल इनकम इन चारों में से किसको कहते हैं? एनएनपी को कहते हैं। रात को नींद में पूछो ना कभी एग्जाम में, तो टिक लगा देना किस पे, एनएनपी पे लगा देंगे। हालांकि हम डिटेल में आप जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय आय वो कहलाती, क्या कहलाती है? वो एनएनपी कहलाती है। अगर ये चार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम इसको और आगे अप्लाइड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एक बार इसको रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या मुद्दा था? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब तो पढ़ेंगे, समझा दिया, मैं समझाऊंगा नहीं। किसी देश की घरेलू सीमा मैंने बता दिया, भौगोलिक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ना, भौगोलिक, जैसे इंडिया की जितनी बॉर्डर है, यूनियन टेरिटरी है, इंडिया के जो बॉर्डर के पास में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है समुद्र तट के 200 नॉटिकल मील तक, वो भी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। इंडिया का कोई जहां जो है ना, मान लो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चल रहा है, तो जहां के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। एम्बेसी जितने भी दूतावास है वो आता है। और एक और बात और मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं आपको, इकोनॉमिकल एक्टिविटी है ना, को ही मापा जाता है जीडीपी जीएनपी में। कैसा? मतलब उसके बदले कुछ पैसा मिला। देखो सारा खेल क्या, प्रोडक्शन किया, उसको बेचा तो उसको पैसा मिला। तो जो इकोनॉमिक्स में हम है ना, जितनी भी गतिविधि पढ़ते हैं ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं, मतलब जहां पैसे का लेन देन होता है। अब जैसे आप कहोगे कि हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो वो भी कुछ काम कर रही है, तो क्या उसको जीडीपी में गणना करें? क्या प्रोडक्शन तो कर ही रही है ना, तो नहीं करेंगे क्यों? बदले में पैसा नहीं मिल रहा। उसी की जगह कोई बाई आएगी, मेड आएगी। मदर में इसमें यह है, मदर में काम किया, मेड कोई नौकरानी आई, नौकरानी को बदले में हमने क्या दिया? पैसा दिया। तो ये जीडीपी में गिनना होगा। तो जीडीपी में केवल मॉनेटरी चीजों की वैल्यू होती है, जहां पर पैसा का लेन देन होता है। जहां पर पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, बाप ने बेटे को घर पे पढ़ा दिया, वही पिता अगर कोई बच्चे को ट्यूशन देता या स्कूल में पढ़ाने जाता तो वहां पैसा लेता, तो वो जीडीपी में गणना होगी। लेकिन घर पर बच्चे को पढ़ाया तो बदले में कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, तो वो जीडीपी में गणना नहीं होगी। जीडीपी में केवल पैसे की बात होती है, मॉनेटरी वैल्यू मैंने बताया था ना, प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उसकी। कोई ना किसान ने गेहूं पैदा किया, वो खुद ही खा गया, बाजार में नहीं आया बिकने, तो फिर वो क्या होगा? वो जीडीपी में गणना नहीं होगी। तो किसी देश की घरेलू सीमा आप समझते होंगे, मैं निश्चित समय अवधि, सामान्यतः कितना, 1 वर्ष होता है, मैं प्रेसिडेंट द्वारा, जो यहाँ जो डोमेस्टिक बॉर्डर के भीतर रहता है, उत्पादित किए गए समस्त अंतिम, मध्यवर्ती नहीं, फाइनल वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। और इसी को मान लो, ये जीडीपी होगी पूरे देश की। मान लो अब राजस्थान की, तो इसको क्या कर देंगे? राजस्थान की सीमा के भीतर भीतर जो प्रोडक्शन हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? जीएसडीपी कहते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। तो हर राज्य की अपने अपने जीएसडीपी होगी। अब जीएसडीपी क्यों होगी? आप हर गांव के निकाल सकते हो, गांव के निकाल दो, विलेज की निकल जाएगी। क्या उसमें क्या? ग्रोस विलेज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिले की निकालना चाहो, जिले की निकल जाएगी। ग्रोस क्या कहते हैं? डोमेस्टिक या डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। संभाग के किसी की भी निकाल लो, एक ज्योग्राफी में जहाँ पैदा हो रहा हो वहां की क्या जीडीपी कहलाता है। कोई गांव की, कस्बे की, कहीं की निकालो, घर की भी निकाल सकते हो आप, कॉलोनी की भी निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या कहता है बच्चों, इसका पहला कंसेप्ट दिया था जीडीपी की गणना का, पहले भी होती थी, लेकिन जो इसका साइंटिफिक कंसेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स बहुत बड़ा हुआ है, क्या इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, मतलब टॉप इतिहास के सबसे टॉप 10 इकोनॉमिस्ट में का नाम आता है साइमन कुजनेट्स। ये कुजनेट्स ने 1934 में ये कंसेप्ट पॉपुलर किया था। कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन जो पॉपुलराइज किया ना, वो किसने किया? वो जीडीपी का इन्होंने किया। तो पूछ सकते हैं कि जीडीपी का कंसेप्ट किसने दिया, किसने पॉपुलर किया? तो दिया साइमन कुजनेट्स ने। अब जीडीपी के बाद जीएनपी, कोई दिक्कत? एक वित्त वर्ष में किसी देश के नागरिक हो, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है? सिटीजन है, वो चाहे अमेरिका में प्रोडक्शन करे, उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। कोई दिक्कत? जीडीपी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं है।
तो जीडीपी प्लस निर्यात आयात कर दूंगा मैं। यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, पैसा आया हमारा, और कुछ आयात किया तो पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों स्थिति हो सकती है, जीडीपी जीएनपी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। बराबर कहाँ होगी? बंद अर्थव्यवस्था में, बताया था मैंने। बंद अर्थव्यवस्था में जो क्लोज इकोनॉमी होती है वहां पर फॉरेन से लेन देन ही नहीं होता। जब लेन देन नहीं होता तो बताओ मुझे जीडीपी जीएनपी में कोई अंतर आएगा कि एक ही चीज होगी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर एनएनपी को दिक्कत है क्या? बताओ, नेट लाना है ग्रोथ से तो क्या करना पड़ेगा? मूल्यह्रास घटा दो, डेप्रिसिएशन घटा दो। अगर डेप्रिसिएशन क्या होता है देखो, पढ़ो। उत्पादन की प्रक्रिया में जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें जो उपयोग आने वाली बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, औजार भी हो सकते हैं, उसकी क्या होती है? मूल्य में गिरावट आती है, इसे मूल्यह्रास कहते हैं। भाई इनकी वैल्यू में गिरावट आएगी नहीं आएगी? अभी कैसे पता चले सर कि कितनी मूल्यह्रास करना है? तो एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है। इन्होंने लिस्ट बना रखी पहले। भाई जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का हर साल हम 10% डेप्रिसिएशन मानेंगे, कार है तो उसको ज्यादा मानेंगे। कोई चीज जो जल्दी खत्म हो जाती है, जैसे मान लो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग 50 साल तक चलती है तो उसका डेप्रिसिएशन कम मानेंगे। कार है 5 साल 7 साल चलती है तो उसको ज्यादा मानेंगे। तो लग्जरी चीज का ज्यादा मानेंगे, कम मानेंगे। तो ऐसा है ना, इसका लिस्ट बना रखी है। भाई इस वस्तु का इतना डेप्रिसिएशन मानेंगे, 10%, 5%, 6%, 20%, 40%। वो वस्तु के उपयोग पर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगी। मोबाइल है तो मोबाइल की जीवनचर्या 3 साल है, तो 1 लाख रुपए का फोन है तो 8 साल उसकी वैल्यू 33,000 रुपये खत्म हो जाएगी। लेकिन पंखा है तो पंखा भी आराम से अपन जानते हैं 20-30 साल चल जाते हैं, तो उसकी वैल्यू फिर हम डेप्रिसिएशन उसका कम मानेंगे कि हर साल इसकी वैल्यू सब उसको 10% कम होगी। तो ऐसे इसने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री क्या करेगी? लिस्ट बना रखी है जो क्या कर रखा है उसने, जिससे पता चल जाएगा कि भाई इतना मानेंगे क्या, ताकि नहीं तो हर कंपनी अलग अलग करेगी तो फिर वो पूरे देश की गणना नहीं हो पाएगी ना। मान लो कार बन रही है किसमें? टाटा की फैक्ट्री में, एक कार मारुति में बन रही है। अब मारुति वाला कुछ चीज का अलग डेप्रिसिएशन माने, टाटा वाला अलग माने, तो फिर वो गणना कैसे बैठ पाएगी? तो इसको यूनिफाई करने के लिए कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर ने पहले बना के दे दिया, भाई तुम्हारे पास ये चीज है तो इसकी 8 साल इतना डेप्रिसिएशन मानना है। कंसेप्ट ग्रोस नेट में कोई अंतर नहीं है कुछ भी। क्या करना है? नेट बराबर ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन कर देना है। डोमेस्टिक और नेशनल में कोई अंतर है क्या? डोमेस्टिक का क्या मतलब? मेड इन इंडिया, भारत में बने। मेड बाय इंडियन। नेशनल मतलब मेड बाय इंडियन, इंडियन द्वारा कोई चीज बनाई गई हो, समझ गए? मतलब सिटीजन होता है। नेशनल बराबर क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक प्लस है। पे अब मैंने बताया था जो डोमेस्टिक में क्या क्या मानेंगे, भारत का ज्योग्राफिक क्षेत्र तो आएगा ही सही, जितना भी इंडिया ज्योग्राफिकल बॉर्डर है। और क्या आएगा? एक आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे भारत है, ये भारत है, समुद्र तट है, तो समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक इंटरनेशनल कानून कहता है कि 200 नॉटिकल माइल तक ये इसी देश की बाउंड्री मानी जाएगी। उसके बाद फिर क्या शुरू होगा? फिर इंटरनेशनल सी शुरू होगा, अंतरराष्ट्रीय समुद्र, जहां वो पूरी दुनिया का होगा, वो किसी देश का मालिकाना हक नहीं होगा उस पर। तो ये होगा इंडियन एम्बेसी, भारत का कोई दूतावास वहां शामिल है, अमेरिका में, वहां कोई प्रोडक्शन किया। अब आप कहोगे कि दूतावास में क्या प्रोडक्शन हो सकता है? हो सकता है दूतावास में मान लो वीजा जारी करेगा तो पैसा लेगा नहीं लेगा, तो वो सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। और क्या? ऑयल वेसल, भारत की मान लो कोई तेल कंपनी का चल रहा है जांच, तो जांच में कोई प्रोडक्शन हो गया तो वो भी इंडस्ट्री में आएगा। शिप, एयरक्राफ्ट वगैरह सब हवाई जहाज चल रहा है, चलते चलते हमने कॉफी पी ली, अब क्या कहाँ गणना करेंगे उसकी? तो उसकी गणना जीडीपी में करेंगे, क्योंकि उसको माना जाएगा वो इंडिया की संपत्ति है, ज्योग्राफी। अब दो बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की नापने की गणना करने के 2 तरीके हैं, ठीक है? ये हम बताएंगे इसको। एक मैं जीडीपी का एग्जांपल लेके बताऊंगा। ये जीडीपी, ठीक है? क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो गया, इसका हमने क्या किया? प्राइस से गणना कर ली, मॉनेटरी वैल्यू निकाल ली, तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगी। पर ये प्राइस कौन सी माने बच्चों? क्या जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको मिल रहा है वो माने, या बाजार में जो मिल रहा है उसको माने? अब सब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, एक ही होनी चाहिए, कैसे हो सकती है मैं बताऊं। ये किसान था, इसने क्या किया? 100 किलो गेहूं पैदा किया, तो बताओ मुझे जीडीपी कितनी हो? अब इसकी प्राइस कहाँ माने? तो हो सकता है मान लो इसकी 20 रुपए किलो प्राइस है, तो
तो 20,000 रुपए की प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एक स्थिति यह हो सकती है, गवर्नमेंट इस पर क्या करती है, टैक्स लगाती नहीं लगाती। जब चीज हमारे पास में आती है, एक तो होती है फैक्ट्री में एक कार बनी, कार की कीमत मान लो 6 लाख थी, फिर ये हमारे पास कहाँ आई, शोरूम में आई। शोरूम में क्या होता है, जब अपन कार लेने जाएंगे तो 6 लाख प्लस क्या लगाएगा, ये जीएसटी लगाएगा नहीं लगाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तो ये हमको 7 लाख में पड़ेगी। तो जब जीडीपी की गणना क्या जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर करें या बाजार में जो मिल रही है, बाजार में जो दाम पे मिल रही है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है उस पर करें। या एक स्थिति ऐसे हो सकती है, किसान ने बेचा 20 रुपए किलो आलू, और एक आपने देखा होगा एनएफएसए खाद्य सुरक्षा कानून कितने रुपए किलो गेहूं मिलता है बताओ, तो 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है। तो फिर ऐसा तो ये बात होगी कि 100 किलो को 2 से मल्टीप्लाई करें, बाजार में तो 2 में मिल रहा है, तो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ गवर्नमेंट छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है ना, 18 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जीडीपी की गणना कैसे करें, ये इसमें होता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, फैक्टर ऑफ कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट होती है एक होती है मार्केट प्राइस, बाजार में जो बिक रहा है। तो बच्चों फैक्टर कॉस्ट को पहले समझ लो, जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन उत्पादन होता है, उसमें 4 चीजें शामिल होती है। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन में 4 चीजें शामिल मानी जाती है। लैंड, सबसे पहले क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन नहीं होगी तो कहाँ प्रोडक्शन करोगे, किसान हो चाहे इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री कहाँ लगेगी। दूसरी उसमें काम करने वाला मजदूर चाहिए, लेबर चाहिए नहीं चाहिए, बिना लेबर के कौन सा प्रोडक्शन हो जाएगा दुनिया में। तीसरा कैपिटल पैसा नहीं होगा तो कैसे प्रोडक्शन होगा, कोई फैक्ट्री कैसे लगेगी। चौथा फैक्ट्री लगाने वाला एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, खेती करने वाला किसान चाहिए ना, जमीन भी है, सब है, पैसा भी है, लेकिन काम करने की रुचि नहीं है। तो फिर लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, किराया मिलता है। जब लेबर को क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। कैपिटल को क्या मिलता है, पैसा लोन से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, ब्याज मिलता है। इंटर को क्या मिलता है, बिजनेसमैन को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चारों वर्ग ही करना, मतलब ये फैक्ट्री लगा ली इसने, अब यहाँ पर वस्तु की कीमत मान लो 100 रुपए निकली, ठीक है, इसमें बिजनेसमैन का लाभ शामिल हो गया, लेकिन कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर शामिल नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह कोई शामिल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि बाजार में आते हैं इस पर 28% जीएसटी लगा दे भाई कार पर, तो अब बाजार में कितने मिलेंगे, 128 में। एक स्थिति हो सकती है, ये हो सकती है कि मन नहीं है यार, गरीब आदमी को इस चीज का इस्तेमाल करते तो गरीब को छूट दे दो, सब्सिडी। जैसे पहले गैस सिलेंडर सस्ता में बिकता था, या अभी भी देखो जो खाद का यूरिया कट्टा होता है गवर्नमेंट को 2000 में पड़ता है, वो 300 रुपये में बेचती है, तो गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो जो बाजार मूल्य वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो सब्सिडी घटाना पड़ेगा। तो ये फैक्टर ऑफ कॉस्ट में तो गया, जितने भी फैक्टर ऑफ कॉस्ट में वो है ना, प्रोडक्शन में लागत लगी, उस पर कीमत जोड़ ली। अब मार्केट प्राइस में क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट तो आएगी सही, प्लस क्या जोड़ेगा इसमें बताओ, टैक्स जोड़ना पड़ेगा। वस्तु की कीमत ऐसे तो होती है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ना पड़ेगा एक स्थिति में। तो हो सकता है दूसरी स्थिति में क्या हो, सब्सिडी घटानी पड़े, सस्ता बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट। अब मैं इन दोनों को कर दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ। जो किसी भी वस्तु की मार्केट प्राइस क्या होगी, सबसे पहले तो उसकी फैक्टर कॉस्ट तो आएगी, साथ में क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स जोड़ो, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। और अगर गवर्नमेंट को छूट दे रही है, कुछ सब्सिडी दे रही है, तो क्या हो जाएगा, उसको घटा दो, तो वस्तु की कीमत मार्केट प्राइस में आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी बताओ। समझ गए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का चक्कर। हम चलते हैं वापस अपने बिंदु पे। राष्ट्रीय आय की गणना के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह से गणना, और चारों को कर सकते हैं, जीडीपी को भी कर सकते हैं, एनडीपी को भी कर सकते हैं, एनएनपी को कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट में कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो लागत लगती है उस पर कर सकते हैं। 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के इंटरफेयर के बिना जो प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, बाजार में क्या कीमत मिल रही है तो टैक्स जुड़ेगा, उसमें कुछ छूट देंगे तो घटेगी, तो मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। हो जाएगा कोई दिक्कत। अब इन दोनों को मिलाकर मैं कह दूं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर वो बात करता हूं, राष्ट्रीय आय क्या थी जी, चारों नहीं थी। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, एनएनपी को कहते हैं। तो एनएनपी भी 2 हुई ना, कौन कौन सी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, हुई नहीं बताओ। एक तो होगी एनएनपी एफसी, एक होगी एनएनपी एमपी। तो फिर अब सर आप कहोगे इन दोनों में से कौन सी राष्ट्रीय आई है, तो आज की डेट में जो एनएसओ है, मैंने बताया था आपको, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक मंत्रालय है, उसके अंडर में एक संस्था काम करती है एनएसओ, वो जीडीपी की राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो वो किसको मानती है, एनएनपी एफसी को। तो फिर और डिटेल में अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, तो क्या टिक लगाना है, समझ में आगे कोई दिक्कत नहीं है।
जीडीपी में कौन सी गणना नहीं की जाती है? बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स कही जाएगी क्या? मध्यवर्ती वस्तुएं, वो तो मैंने पहले बता दिया था, फाइनल गुड्स की गणना करता है। ट्रांसफर पेमेंट मैंने बता दिया था, कोई ऐसा पैसा दे दिया लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ प्रोडक्शन हो, बदले में पैसा दे। लेकिन सरकार ने ऐसे 500 रुपये खाते में डाल दिया, तो उससे कोई देश में प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो उसकी इन्वेंटरी वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो जीडीपी में क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता। ट्रांसफर पेमेंट सरकार ने ऐसे दान में दे दिया, बेरोजगारी भत्ता दे देता है, पेंशन दे रही है वृद्धावस्था में, तो उसके बदले तो कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको क्या करेंगे, जीडीपी में गणना नहीं करेंगे। कोई ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सरकार के पास में, तो उसको कैसे गणना होगी? जो गर्भ हाउस वाइफ द्वारा किए गए काम, उनको बदले में उसको पैसा नहीं मिलता, तो मॉनिटरी की बात नहीं आई, तो फिर उसको क्या जीडीपी में, नेशनल इनकम में गणना होगी नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। जीडीपी की भी दो हो गया, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एक मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमने पूरी राम कहानी सुन ली, अब इससे आगे समझने की जरूरत नहीं है। एक होती जीडीपी, एक नॉमिनल कॉस्ट, एक रियल जीडीपी। अब मैं बताता हूँ, एक सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बेस ईयर का कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? बेस ईयर का। पूरी इकोनॉमी में बार बार बेस ईयर आएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है तो हर चीज में गणना क्या होता है, बेस ईयर होता है। मैं बताता हूँ, एक देसी एग्जाम्पल लेंगे हम। 2010 का एक किसान था, इसके क्या हुआ, 100 किलो गेहूं पैदा हुआ, ठीक है। इस टाइम की इसकी रेट थी 10 रुपए किलो के, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कितना हो गया, इसकी इनकम 1000 होगी। एक आया 2015, ये किसान था, इसने पैदा करी 150 केजी, ठीक है। इसका इनकम होगी 15। अब 2017 में क्या हुआ, इसने पैदा कितना किया, 100 केजी किया, लेकिन भाव कितना बढ़ गया, 20 रुपए केजी। इनकम कितनी होगी? तो मुझे तो आप बता दो, इनकम देख के आप बता सकते हो कि प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। देखो यहाँ पर 100 किलो पैदा हुआ, तब किसान की इनकम थी 1000 रुपए, यहाँ पर 150 हुआ तो 1500 हो गया। लेकिन 2017 में देखो, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई, लेकिन इनकम बढ़ गई। तो ऐसा तो अजीब बात है यार। हमारा उद्देश्य क्या है, देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। क्या करना, देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। प्रोडक्शन के बढ़ने से जीडीपी बढ़नी चाहिए, महंगाई में बढ़ने से जीडीपी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो यहाँ आपने देखा जो जीडीपी बढ़ रही है ना, ये 2017 में, ये महंगाई के बढ़ने से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? महंगाई के बढ़ने से बढ़ रही है, इसलिए हमको पता नहीं चल पा रहा असली स्थिति क्या है। लेकिन सपोज करो हम इसको बेस ईयर मान लेते 10 रुपए किलो को, कि भाई आज तक जितनी भी गणनाएं होगी ना वो 10 रुपए किलो के बेस पे होगी। तो अब देखो 2015 में कितना होता, 1500, ठीक है, ये तो 1.5 गुना प्रोडक्शन वाला तो बढ़ा। लेकिन यहाँ पर 2017 में क्या होता, मैं जीडीपी कितनी जाती, 1000 रह जाती। तो ये बेस ईयर के मानने से हमको क्या होता है, ये असली स्थिति पता चलती है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इसलिए जीडीपी में हमेशा से कोई भी गणनाएं होती है तो वो तुलनात्मक होती है, किसी बेस को मान के। मैं कहूँ एक बच्चा लंबा है क्लास में, तो लंबा कब है, जब किसी को बेस मानेंगे, भाई ये बच्चे की तुलना में कौन लंबा है कौन छोटा है। ऐसे जब जीडीपी की गणना करते हैं तो हम हमेशा एक बेस ईयर मान लेते हैं, ताकि महंगाई में बढ़ोतरी से ऐसा नहीं लगे कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। या 2017 में आप देखोगे कि महंगाई बढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो ये चीज को छाटने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर मान लेते हैं, फिर उसके आधार पर वस्तुओं की गणना करते हैं। जब बेस ईयर मानते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। जब उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रियल, दो तरह की जीडीपी जाती है, नॉमिनल जीडीपी और नेशनल रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है बच्चों, महंगाई शामिल होती है। लेकिन जब हम महंगाई को हटा के बेस ईयर के आधार पर गणना करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। अब आप मुझे इतना बता दो, इन दोनों में से कौन सा बढ़िया गणना का तरीका है? तो आप कहोगे सर कि रियल जीडीपी बढ़िया करना तरीका है। तो इसमें क्या होता है, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, न कि महंगाई बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ा है। यहां तक समझ गया आपको? इसमें इन्फ्लेशन को शामिल किया जाता है, इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती है। और इसमें फिर इन्फ्लेशन शामिल है तो कैसे गणना करेंगे, तो एक बेस ईयर के आधार पर गणना करेंगे, जो आज की डेट में कितना है, 2011-12 है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है, बेस ईयर 2011-12 के आधार पर की जाती है। तो एक शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी लेटेस्ट ईयर, डिलीवर्ड डेटा, समय समय पर इसका बेस ईयर बदलते रहते हैं।
तो ये आपको अगर इसको समझ में आ गया हो नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी का सीधा मतलब है महंगाई शामिल है। इकोनॉमिक्स में जहां जहां भी रियल शब्द का मतलब होता है, रियल शब्द आता है, उसका मतलब होता है महंगाई को छोड़ के बात की जा रही है, महंगाई का प्रभाव हटा के बात की जा रही है। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको इसको। आप लोगों में से बैंक में पैसा जमा करते हैं, ब्याज क्यों लेते हैं? ब्याज का कंसेप्ट समझो। 100 रुपये मेरे पास था, मैंने जमा कर दिया बैंक में 10% ब्याज के साथ। एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 110 रुपये मिलेगा। पर बच्चों से इस टाइम 100 रुपये में मुझे मान लो 10 किलो टमाटर मिलते थे 10 रुपए के हिसाब से। अब महंगाई बढ़ गई तो मुझे क्या रिटर्न मिलेगा? मान लो बढ़ के 11 होगी, तो 110 रुपये में मेरे को क्या होगा? 10 किलो टमाटर ही आएंगे, तो मुझे कुछ लाभ मिला क्या? नहीं मिला। तो महंगाई का को हटा के हम क्या करते हैं? जीडीपी की गणना करते हैं। महंगाई का इम्पैक्ट तो उसको रियल कहते हैं। जब कोई चीज में महंगाई शामिल रहती है तो उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल कहते हैं। कोई दिक्कत नॉमिनल वर्सेस रियल में? और जब हम महंगाई हटाएंगे तो किसी से तुलना करनी पड़ेगी, कोई बेस मानना पड़ेगा, कोई बेस प्राइस की कीमत माननी पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। वर्तमान डेट में कौन है? 11-12 है। कौन विषय करता है? एनएसओ करता है। ये तो हम अभी बाद में पढ़ेंगे सही। तो यहां तक ठीक हो तो हम आगे चले। अब भारत में इतिहास रहा है, देखो बच्चों, एक दिन में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हुई। आजादी की पहले से राष्ट्रीय आय की गणना के कई प्रयास किए गए थे, कई तरीके। देखो तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो मैंने बता दिया था एमओएसपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर में एक संस्था होती है एनएसओ, ये काम करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर 2019 में बना था। इसका कौन से बेस ईयर पे होता है बताओ? बेस ईयर 2011-12। इट इज टोटल इनकम अर्न्ड बाय द नेशन ऑफ द कंट्री। इसका सिंपल मतलब है एक देश के द्वारा पूरे साल भर में कितनी इनकम की जा रही है। इसको क्या माना जाता है? एमपी नहीं आ गई, एफसी को माना जाता है। एनपीएफसी को क्या माना जाता है? राष्ट्रीय इनकम माना जाता है। अब 2015 में दो बदलाव किए थे जीडीपी इसमें। 2015 में एनएसओ ने राष्ट्रीय आय नापे थे, दो किए थे। एक तो जो बेस ईयर था ना, पहले 2004-05 था। कितना था बच्चों? 2004-05। इसको 2011-12 कर दिया। देखो क्या होता है, समय समय पर 5-7 साल में बेस ईयर बदलता रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पुराना बेस ईयर हो जाएगा तो फिर वो असली रेटों को नहीं दिखा पाता। थोड़ा उसको अपडेट करते रहो समय पे, ताकि वो जो लेटेस्ट में जो ट्रेंड चल रहा है ना उसको पालन कर सके। और दूसरा स्थान क्या किया था? एफसी के स्थान पे एमपी किया था। पहले जीडीपी की गणना किस पे होती थी? फैक्टर कॉस्ट पे होती थी। अब आज की डेट में काम करने लगी, एमपी पे करने लगी। अब मैंने बताया ग्रोथ रेट। अब जिस देश में ग्रोथ रेट जितनी बढ़िया होगी उतना बढ़िया है नहीं है। इस साल 107 रुपए 100 कमाए, अगले साल 110 कमाएंगे, फिर इसका भी 10% 121 हो जाएगा। तो जितनी तेजी से ग्रोथ रेट होगी उतना ही बढ़िया मजा आएगा। तो पिछले साल की तुलना में इस साल जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई वो क्या कहलाती है? ग्रोथ रेट कहलाती है। और वो जितनी अच्छी अधिक होगी उतनी बढ़िया बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है। भारत की ग्रोथ रेट यदि -2020-21 में आपको पता था कोविड है, ये हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। -7.3 रिवाइज हो गया, 6.7 रह गया। 2021-22 में क्या रहेगा था? ये 8.7 रहा था। इस साल की बात करेंगे हम 2022-23 में। तो 2022-23 में जो है ना, अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ने कितना अनुमान लगाया? 7% का लगाया। ठीक है, ये तो पूरे देश की इनकम होगी। हमें पूछो एक आदमी के हाथ में कितना आया, तो जनसंख्या से घटा दो, उसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम बटा पॉपुलेशन। भाई पूरे देश में 150 करोड़ में कुछ पैदावार हुई। एक अब आप पूछोगे एक आदमी किससे कितना आया, तो मैं बता दूंगा उसकी जनसंख्या में उसको डिवाइड कर दूं तो एक आदमी का हमको पता चल जाएगा। इसका रीजन बताऊं मैं। अब ये कोई देश है, सुबह को छोटा सा देश है यूके। यहाँ पे एक साल में 1 करोड़ की इनकम होती है और यहाँ खाने वाले हैं कितने? 10 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, अब एक ये देश है इंडिया। यहाँ पैदावार 4 करोड़ है लेकिन कितने लोग हैं? 150 करोड़ है। अब बताओ एक आदमी के हाथ में कहां ज्यादा आ रहा है? तो आप सब कहोगे एक आदमी के हाथ में यहाँ ज्यादा आ रहा है, मतलब इस देश की स्थिति ज्यादा बढ़िया है। देखने में तो क्या लग रहा है कि तो देश की जीडीपी बढ़िया, लेकिन वो तो देखो ना खाने वाले कितने हैं। वही बात होगी, एक परिवार में एकदम 1 लाख है लेकिन यहाँ खाने वाले 10 लोग हैं। एक परिवार की इनकम 80,000 है लेकिन खाने वाला 2 ही है। तो बताओ इसकी तो क्या होगी? 40,000 एक आदमी का आ रहा है, यहाँ एक आदमी कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। तो कौन सा परिवार की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी? तो दो देशों की जब हम तुलना करते हैं तो जीडीपी से नहीं तुलना करते, जीडीपी से तो करते ही हैं, परंतु और अच्छी स्थिति पता करने के लिए हम नेशनल इनकम से तुलना, उससे पर कैपिटा इनकम से करते हैं कि एक आदमी के हाथ में कितना आ रहा है। ये तो ज्यादा जनसंख्या से वो इंडिया है तो बड़ा देश है, तो जाहिर सी बात है उसकी है ना जीडीपी तो छोटे देशों से ज्यादा ही होगी ना। तो उससे एक्चुअल पता नहीं चल पाता, एक्चुअल पता चलता है इंडिविजुअल से, एक पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।